होंडा का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक दुनिया भर का ट्रस्टेड ब्रांड जो मोटरसाइकिल्स, कार्स और जेट इंजन्स तक बनाता है। और होंडा के टू व्हीलर्स तो इंडिया के हर कोने कोने में मिल जाएंगे, लेकिन वही होंडा अपनी कार्स के मार्केट में लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और ये चीज उनके मार्केट शेयर में साफ झलकती है, जो 5% से गिरकर 1.3% ही रह गया है। नवंबर 2024 में सिर्फ एक होंडा एक्टिवा की 2.66 लाख यूनिट्स बेचने वाली कंपनी अपनी सारी कार्स मिला के सिर्फ 5000 यूनिट ही बेच पाई। एक समय था जब होंडा सिटी, सिविक, अकॉर्ड और CR-V जैसी कार्स हर सेगमेंट में लीडर हुआ करती थी। लेकिन आज होंडा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्होंने अपनी लगभग सारी कार्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। जैसे 2017 में मोबिलियो को डिसकंटिन्यू किया गया, 2019 में ब्रियो को और 2020 में BR-V, CR-V, सिविक और अकॉर्ड इन सबको एक साथ डिसकंटिन्यू कर दिया। और अभी रिसेंटली 2023 में जैज, WR-V और 4th जनरेशन होंडा सिटी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसी के साथ उन्होंने 2020 में अपने ग्रेटर नोएडा के प्लांट को भी बंद कर दिया, जिसे उन्होंने 1997 में खोला था विद द कैपेसिटी ऑफ 1,80,000 यूनिट्स एनुअली। तो आखिर होंडा के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी स्ट्रगल कर रही है? अब अगर लोगों से इसके बारे में पूछा जाए तो उनका जवाब यही होता है कि होंडा इंडिया में इसीलिए इतना अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि टैक्स काफी बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो रिसेंट में आए ब्रांड्स जैसे किया और MG इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं? और किया का मार्केट शेयर तो 6.5% तक पहुंच चुका है, जबकि इन दोनों ब्रांड्स को तो इंडिया में सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। और अगर पुराने इंडियन ब्रांड्स को भी ले लें जैसे टाटा और महिंद्रा, तो ये दोनों जाइंट्स मिलकर 25.5% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। दूसरा लोगों का कहना यह है कि क्वालिटी इश्यूज की वजह से इनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, लेकिन ये सच नहीं है। एक्चुअली होंडा के डिक्लाइन के पीछे असली रीजन है मार्केट के हिसाब से खुद को अपग्रेड ना करना, चाहे फिर वो SUV सेगमेंट में लेट एंट्री या डीजल इंजन्स में देरी करना या फिर ओवर प्राइस्ड हैचबैक्स। इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1995 से, जब इंडिया को ऑटोमोबाइल मार्केट एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा था। नए नए ब्रांड्स आ रहे थे और उसी साल एंट्री होती है होंडा की, जिसने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडियन मार्केट में कदम रखा। तब होंडा का विजन बाकी ब्रांड से अलग था। मारुति सुजुकी जहां अफोर्डेबल कार्स बना के मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे थे, होंडा ने अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया। और इसी के साथ 1998 में जब होंडा सिटी लॉन्च हुई, तब होंडा ने इंडियन कार मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। होंडा सिटी एक कार नहीं, एक स्टेटमेंट थी। लग्जरी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था ये मॉडल। और पहले ही साल में होंडा सिटी की 8000 यूनिट सेल हुई, जो उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ी अचीवमेंट थी। होंडा का सिग्नल क्लियर था, वो मारुति के साथ compete करने नहीं बल्कि लग्जरी सेगमेंट को डोमिनेट करने आए थे। इसके बाद होंडा ने अकॉर्ड लॉन्च की, इंडिया के इलिट्स के लिए एक प्रीमियम सेडान, और अकॉर्ड इंस्टेंटली एक स्टेटस सिंबल बन गई और ये कार उस टाइम के हाई एंड बायर्स के लिए फर्स्ट चॉइस बनी। इसके बाद 2003 में होंडा ने एक और सेगमेंट को टारगेट किया और CR-V SUV लॉन्च की, एक लग्जरी SUV जो फीचर्स और कंफर्ट में अनमैच्ड थी। अर्बन फैमिलीज जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस ढूंढ रही थी, उनका परफेक्ट सॉल्यूशन CR-V बन गई। होंडा का नेक्स्ट मूव आया 2006 में, जब उन्होंने होंडा सिविक लॉन्च की। और इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सिविक एक फ्यूचरिस्टिक कार थी, बोल्ड डिजाइन, स्मूथ हैंडलिंग और VTEC इंजन के साथ ये कार उनके लिए एक ड्रीम बन गई, जो स्पीड और स्टाइल के फैन थे। और सिविक होंडा को एक अलग लेवल पर ले गई। और इसी के साथ होंडा इंडिया में पहला ऐसा ब्रांड बना जिसके पास मल्टी स्टोरी आउटलेट थे। वही दूसरी तरफ मारुति सुजुकी के डीलर आउटलेट्स शेबी दिखा करते थे। मल्टी स्टोरी सेटअप का एक और बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके अंदर सर्विसिंग और कार डिस्प्ले एरियाज काफी एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा सकते थे। होंडा का मानना यह था कि जो भी इंडिया के अंदर होंडा की कार एक बार लेगा, उसके बाद उसे कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। यानी जो होंडा सिटी चला रहा है उसके पास अपग्रेड करने के लिए सिविक है, और जो सिविक ओनर्स हैं उनके पास शिफ्ट करने के लिए होंडा अकॉर्ड या CR-V अवेलेबल है। लेकिन जितनी होंडा लग्जरी मार्केट में सक्सेसफुल थी, उतना ही वो मास मार्केट बायर्स को समझने में फेल कर रही थी। मारुति सुजुकी और ह्युंडई जहां अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल कार्स बना रहे थे, होंडा का फोकस सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट तक ही लिमिटेड रहा। ये गलती तब समझ आई जब 2009 में होंडा ने जैज लॉन्च की। जैज एक प्रीमियम हैचबैक थी, लेकिन उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 7 लाख रुपए, जो इंडियन मिडिल क्लास बायर्स के लिए काफी महंगी थी। उस वक्त मारुति स्विफ्ट का बेस मॉडल सिर्फ 4 लाख रुपए में आ रहा था। रिजल्ट,
जैज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और 2 साल के अंदर ही होंडा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर 2011 में होंडा ने एक अफोर्डेबल हैचबैक ब्रियो लॉन्च की जो 4 लाख की प्राइस पे अवेलेबल थी, लेकिन ब्रियो की क्रैप्ड इंटीरियर्स और स्मॉल बूट स्पेस बायर्स को इम्प्रेस करने में फेल रही और इसका रिस्पॉन्स भी ठंडा ही रहा। और फाइनली 2013 में होंडा ने एक बड़ी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश की और होंडा अमेज लॉन्च की। ये उनकी पहली डीजल पावर्ड कार थी जो स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए डिजाइन की गई और इसके बाद अमेज एक गेम चेंजर रही और होंडा को मास मार्केट सेगमेंट का पहला टेस्ट मिला और इस कार ने उनके सेल्स को काफी बूस्ट किया। लेकिन होंडा फिर से कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस लेने लगी और मोबिलियो और BRV जैसे मॉडल्स मार्केट में लाए गए, लेकिन ये दोनों मॉडल्स इंडियन कस्टमर्स के साथ रेजोनेट नहीं कर पाए। अर्ली 2010 में जब गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए तो डीजल कार्स की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में काफी डिफरेंस था। लेकिन उस टाइम तक होंडा के पास सिर्फ पेट्रोल इंजन ही थे और उन्होंने डीजल इंजन लॉन्च किया लीड 2013 में। अब ये तो एक प्रॉब्लम थी ही कि होंडा ने डीजल इंजन लाने में देरी कर दी, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये इंजन सेगमेंट में मिलने वाली बाकी कार्स के कंपैरिजन में काफी नॉइजी थे और उतने रिफाइंड भी नहीं थे। लेकिन क्या प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर 2015 में गवर्नमेंट ने डीजल के प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए और अब फिर से लोग पेट्रोल कार्स पर शिफ्ट होने लगे। लेकिन गेस व्हाट, होंडा अभी भी डीजल इंजन कार्स की ओवर सप्लाई कर रहा था और फिर दौर शुरू होता है SUVs का और इसके लिए होंडा लॉन्च करती है BRV को। लेकिन जहां 2016-17 में मारुति ब्रेजा और Hyundai क्रेटा 1 लाख तक यूनिट्स बेच रहे थे, वही होंडा BRV 20,000 से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि लोगों को एक कॉम्पैक्ट SUV चाहिए थी, न कि उसका अल्टरनेटिव। और आज की डेट में होंडा के पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 ही कार्स बची हैं, होंडा अमेज, इलेवेट और न्यू वर्जन ऑफ BRV और होंडा सिटी। लेकिन जैसा हमने देखा कि इन सबको मिला के भी होंडा की नवंबर मंथ की सेल्स बस 5,000 यूनिट्स ही हैं। अब इस कहानी को सुनकर ये तो पता चलता है कि होंडा हमेशा सही टाइम पर सही गाड़ी लाने में फेल ही रही है और अभी तक जितनी भी गाड़ियां वो इंडिया में लाए हैं, लगता है ज्यादातर के बारे में उनकी स्ट्रेटेजी गलत ही रही है। और ये कहानी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, बाहर के देशों में भी होंडा स्ट्रगल ही कर रही है, जैसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप जैसे देश जो सबसे बड़ी मार्केट है SUVs के मामले में। और अगर बात करें US की, तो वहां पर भी होंडा की ओवरऑल सेल्स में गिरावट देखी गई है और EVs की तरफ शिफ्ट होने के ट्रेंड को एड्रेस करने में होंडा का पेस धीमा ही रहा है, जो उनकी मार्केट पोजीशन को और डैमेज कर रहा है। होंडा का फोकस अभी तक CR-V और पायलट जैसे मॉडल्स पर रहा है, लेकिन पिकअप ट्रक्स और EVs के सेगमेंट में क्लियर रोड मैप की कमी उन्हें और पीछे कर रही है, जबकि US के अंदर पिकअप ट्रक्स ही सबसे ज्यादा बिकने वाले व्हीकल्स होते हैं। अब अगर बात करें फिर से इंडिया की, तो होंडा ने अपने इंडियन मार्केट के रिवाइवल की पहली कोशिश की 2023 में, जब उन्होंने अपनी कॉम्पैक्ट SUV होंडा एलिवेट लॉन्च की। एलिवेट का डिजाइन, परफॉर्मेंस और प्राइसिंग सब कुछ इंडियन बायर्स की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया। ये कार डायरेक्टली Hyundai क्रेटा और Kia Seltos जैसे बेस्ट सेलिंग SUVs को टक्कर देने के लिए लाई गई थी। एलिवेट के फीचर्स काफी इंप्रेसिव है, एक बोल्ड और प्रीमियम डिजाइन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, स्पेशियस इंटीरियर्स और कंफर्ट ओरिएंटेड कैबिन। इस SUV के जरिए होंडा ने SUV सेगमेंट में अपना सीरियस इंटेंट दिखाया है। ये क्लियर मैसेज था कि होंडा इंडियन मार्केट में वापस अपना मार्केट शेयर रीगेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्यूचर की बात करें तो होंडा अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने के लिए और कॉम्पैक्ट SUVs डेवलप कर रहा है, जो Hyundai क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल्स के साथ कम्पीट करेगी। ये SUV 2025 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। एक और बड़ी खबर है कि होंडा सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भी अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। ये SUV टाटा और मारुति ब्रेजा को कम्पीट करेगी। और अब होंडा सिर्फ पेट्रोल और डीजल SUVs तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहती। उनका नेक्स्ट बिग मूव EVs की तरफ होने वाला है, जहां होंडा अपनी इलेवेट SUV का एक इलेक्ट्रिक वर्जन डेवलप कर रहा है, जो 2026 तक मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस EV का फोकस सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पे होगा, जो इंडियन मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड्स के साथ अलाइन करेगा। और होंडा अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। राजस्थान के टपुकरा प्लांट्स में नए मॉडल्स के प्रोडक्शन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। साथ ही आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी पर भी फोकस किया जा रहा है, जो कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए जरूरी है। अब होंडा की करंट और फ्यूचर स्ट्रेटजीज दिखाती है कि वो अपनी गलतियों से सीखकर नई अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए तैयार है। इलेवेट की सक्सेस उनके लिए एक होप का चैप्टर शुरू कर चुकी है और आने वाली SUVs के जरिए वो इंडियन मार्केट में वापस अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं।
अगर होंडा अपने नए मॉडल्स और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को सक्सेसफुल बनाता है तो आने वाले कुछ सालों में वो इंडियन कार मार्केट में अपनी पहली वाली ग्लोरी वापस पा सकता है। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।